हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। बाल विकास का एक जो हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उसमें आज हम करेंगे प्रैक्टिस 2 के बारे में, यानी कि सेट 2 है। इससे पहले हमने सेट 1 कर लिया था। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में या तो पूछे गए हैं और या तो जिनके पूछे जाने की आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे रीट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, DSSB, इन सब में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं आज के इस सेशन में, जो कि आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिनमें कि बाल विकास यानी कि CDP पूछी जाती है। ठीक है। और देखिए, ये क्वेश्चन देखकर आपको ऐसा लगेगा, आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं सेशन को। पर हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ए ऑप्शन है स्किनर, बी ऑप्शन है मैस्लो, सी ऑप्शन है विक्टर ब्रूम या फिर डी ऑप्शन है हर्ट्ज़बर्ग। तो देखिए, अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है, इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि कहा क्या गया है। देखिए, इसमें ये बात करी गई है कि अगर आप कोई व्यवहार करते हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने से आपको भी कुछ उसी टाइप का रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेंसी थियरी जो है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, विक्टर ब्रूम ने दिया है। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से, और थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है, तो आज इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो शिक्षण सूत्रों के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। ए ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर, बी ऑप्शन है दृश्य से अदृश्य की ओर, सी ऑप्शन है निगमन से आगमन की ओर और डी ऑप्शन है अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो देखिए, अगर हम शिक्षण सूत्रों की बात करते हैं तो ए ऑप्शन की अगर बात करें कि सरल से कठिन की ओर, तो बिल्कुल हो सकता है भाई। सबसे पहले हमें बच्चे को सरल चीज़ें पढ़ानी होती हैं और फिर धीरे धीरे जाके हम उनको कठिन चीज़ों से अवगत कराते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है दृश्य से अदृश्य की ओर। सबसे पहले अगर मान लीजिए हमें भोजन के बारे में या पौष्टिक तत्वों के बारे में बताना है, तो सबसे पहले हम बच्चों का टिफ़िन लेकर उनके सामने उस भोजन को दिखाएंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले दृश्य चीज़ों के बारे में बताएंगे उनको, और तब जाके हम पौष्टिक तत्व जो भोजन में पाए जाते हैं, जो कि अदृश्य होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बी ऑप्शन भी हमारा राइट है, लेकिन हमें बताना है कौन सा राइट नहीं है। देखिए, अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, निगमन से आगमन की ओर, यानी यहाँ कहा जा रहा है कि डिडक्शन टू इंडक्शन की तरफ। ठीक है, तो ये मेथड नहीं है। शिक्षण सूत्र जो है वो निगमन, यानी कि निगमन में क्या होता है, पहले नियम दिया जाता है, फिर जाके उदाहरण बताया जाता है। और आगमन में क्या होता है, सबसे पहले आपको उदाहरण दिया जाएगा और तब जाके आपको नियमों की तरफ लेकर जाया जाएगा। तो देखिए, हम पढ़ाते टाइम क्या करते हैं, आगमन से निगमन की ओर जाते हैं। ठीक है, यानी कि इंडक्शन टू डिडक्शन जाते हैं। ठीक, यानी कि आगमन से निगमन जाते हैं, ना कि निगमन से आगमन आते हैं। ठीक, और हमें बताना है कौन सा नहीं है, तो यही सी ऑप्शन यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा। और अनिश्चित से निश्चित की ओर अगर देखें तो ये भी अपने आप में शिक्षण सूत्र सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है, यानी कि माइक्रो टीचिंग का सबसे पहला पद क्या है, ये बताना है। तो देखिए, ए ऑप्शन है शिक्षण, बी ऑप्शन है प्रस्तावना, सी ऑप्शन है योजना बनाना और डी ऑप्शन है प्रतिपुष्टि। ठीक है, तो देखो, माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, सबसे ज़रूरी जो बात होती है शिक्षक के लिए, एक टीचर के लिए सबसे पहले ज़रूरी होती है प्लानिंग करना। ठीक है, प्लानिंग करना यानी कि योजना बनाना, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको जो कुछ भी पढ़ाना है, आप सबसे पहले उस चीज़ की प्लानिंग करेंगे, यानी कि एक योजना बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। देखिए, यूपी टेट और सी टेट में मैं बता दूं अगर, तो यही अंतर होता है कि यूपी टेट में आपसे जो फैक्ट चीज़ें होती हैं वही पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करी जा रही पर्सनालिटी से ये क्वेश्चन है, तो यहाँ बात करी जा रही कि ग्रंथियों के आधार पर, यानी कि ग्लैंड्स के अनुसार
किसने जो है व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार में ग्लैंड्स के आधार पर किसने पर्सनालिटी की चर्चा करी है? ए ऑप्शन है कैनन, बी ऑप्शन है युंग, सी ऑप्शन है क्रशमर और डी ऑप्शन है स्प्रेंजर। ठीक है, तो देखिए अगर हम जहाँ भी आपको पर्सनालिटी में ग्लैंड्स दिख जाए यानी कि ग्रंथियाँ दिख जाएं, तो आप आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ कैनन वाला ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, यानी कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व की जो चर्चा करी थी वो कैनन ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ए ऑप्शन बाल्यावस्था, बी ऑप्शन शैशवावस्था, सी ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था और डी ऑप्शन है मध्य किशोरावस्था। तो विद्रोह की भावना की अवस्था, ठीक है, तो देखिए विद्रोह की भावना यानी कि फीलिंग्स ऑफ रिवॉल्टी किस में होगी? ये होता है अर्ली एडोलसेंस यानी कि पूर्व किशोरावस्था में। ठीक है, और अगर पूर्व किशोरावस्था की बात करें तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आंधी और तूफान की अवस्था भी कौन है? यही है पूर्व किशोरावस्था। और इसे आंधी और तूफान की अवस्था कहा किसने है? तो आप सबको पता होगा, और जिनको नहीं पता है वो जरूर पता कर लें, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव और तूफान या आंधी और तूफान की अवस्था कहा है। ठीक है, तो विद्रोह की भावना जो आती है वो पूर्व किशोरावस्था में आती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो वो क्या कहलाती है? यानी कि जब आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो आप सीख तो रहे हैं, ठीक, लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? ए ऑप्शन स्मृति, बी ऑप्शन अवधान, सी ऑप्शन है सीखने का पठार और डी ऑप्शन है सीखने का वक्र। तो देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चा कोशिश तो कर रहा है, यानी कि सीख तो रहा है, पर वो सीख पा नहीं रहा है, यानी कि बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, नो प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, तो इस ऐसी अवस्था में क्या होगा कि इसको क्या कहते हैं? सीखने का पठार। जब आप कोशिश कर रहे हो और आप चीज़ों को नहीं सीख पा रहे हैं तो यानी कि इसको सीखने का पठार हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर यहाँ से जरूर पूछा जाता है, और कभी कभी तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पूछा जा रहा है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? ए ऑप्शन है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे IQ के बारे में पूछा जा रहा है कि IQ का एक सूत्र क्या है, IQ निकालने का सूत्र क्या है, कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, IQ इज इक्वल टू, ये अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, MA बोले तो मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु अपॉन CA। ठीक है, थोड़ी जगह कम पड़ रही है। CA यानी कि यहाँ पे CA क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु, और इनटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये एक सूत्र है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, बुद्धि लब्धि निकालने का एक सूत्र है, बहुत बार ये एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया गया है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन का है ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रयास और भूल के सिद्धांत के बारे में बताना है। ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन है पावलोव, सी ऑप्शन है गेस्टाल्ट और डी ऑप्शन है कोहलर। ठीक है, तो देखिए सीखने का अगर हम बात करें प्रयास और भूल के सिद्धांत की, यानी कि यहाँ बात किसके बारे में की जा रही है? लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर के बारे में। ठीक है, यानी कि प्रयास और भूल का सिद्धांत ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। याद रख लीजिएगा, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन सीटेट, रीट, ठीक है, इन सारे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो बताई जा रही हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए ऑप्शन थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन हल, सी ऑप्शन स्किनर और डी ऑप्शन है हेगार्टी ने। ठीक है, तो देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? यानी कि बुद्धि का जो एक तरल प्रतिमान था उसको किसने प्रतिपादित किया था? ए ऑप्शन है स्किनर, बी ऑप्शन थॉर्नडाइक, सी ऑप्शन है वर्नन और डी ऑप्शन है कैटल।
ठीक है। तो जब भी बुद्धि का तरल व ठोस प्रतिमान के बारे में पूछा जाए तो ये किसने प्रतिपादित किया था? कैटल ने। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? गोलमैन यानी कि गोलमैन एक मनोवैज्ञानिक है, ये किससे संबंधित हैं? सामाजिक बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से या फिर आध्यात्मिक बुद्धि से। ठीक है। तो गोलमैन ने जो बात करी थी वो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करी थी इन्होंने, तो यहाँ हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। गोलमैन किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे संवेगात्मक बुद्धि या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्याजे, जो कि आप अभी से लिख के ले लीजिए, प्याजे से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम देंगे, चाहे सुपर टेट का देंगे, चाहे आप रीट का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है। तो प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? ए ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक, बी ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक, सी ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक या फिर डी ऑप्शन है संवेदी गामक अवस्था। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्याजे ने 4 स्टेज के बारे में बात करी थी। तो इनकी जो पहली स्टेज है वो क्या है? संवेदी गामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है। और दूसरी स्टेज के बारे में अगर हम बात करें तो उसे हिंदी में कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। और तीसरी जो अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथीं और आखिरी अवस्था जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। लेकिन हमसे पूछी गई है कि तीसरी अवस्था कौन सी है, सॉरी संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? तो अभी हमने बताया कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो प्याजे की तीसरी अवस्था होती है। तो इसके पहले भी हमने प्याजे के एक लेक्चर में पढ़ा था प्याजे के बारे में, इन्होंने क्या क्या बताई है। तो प्लीज़ आप लोग कॉमेंट करके, जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा उन लोगों, और बाकी लोग भी अगर जानते होंगे तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि तीसरी जो इनकी स्टेज है इसकी एज कितनी इन्होंने रखी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा शामिल नहीं है। ए ऑप्शन है रुचि, बी ऑप्शन है अधिगम की इच्छा, सी ऑप्शन है विषय वस्तु का स्वरूप और डी ऑप्शन है प्रेरणा। देखिए क्या है कि अधिगम में योगदान देने वाले जो मनोवैज्ञानिक कारक हैं उसमें यहाँ देखिए आपका जो है मोटिवेशनल भी जरूरी है यानी कि प्रेरणा भी जरूरी है। ठीक है। इंटरेस्ट भी जरूरी है। ठीक। और सबसे जरूरी जो है वो है लर्निंग डिजायर यानी कि अधिगम की इच्छा। लेकिन विषय वस्तु का स्वरूप ये जरूरी नहीं है, यानी कि नेचर ऑफ कंटेंट क्या है ये उतना मैटर नहीं करता है अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में, बल्कि प्रेरणा, रुचि और अधिगम की इच्छा, ये तीनों जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, क्योंकि हमें पूछा गया है कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा, अरे बाप रे, ठंडाई नहीं भाई, ठंडाई की बात नहीं हो रही है, होली आने वाली है पर ठंडाई अभी नहीं। ठीक है। यहाँ पे होगा थॉर्नडाइक। ठीक है। ये है थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। ठीक है। तो देखिए थॉर्नडाइक ने 2 नियम की बात करी थी, एक था इनका प्राथमिक नियम और दूसरा था इनका गौण नियम। ठीक है। तो इसमें प्राथमिक नियमों को बताना है आपको, तो मैं बता दूं इनके 3 प्राथमिक नियम थे। ठीक है। तो इसमें से तीनों आपको पता होना चाहिए, तब जाकर आप एक जो नहीं है वो आप फाइंड कर पाओगे। तो ए ऑप्शन है प्रभाव का नियम, बी ऑप्शन है तत्परता का नियम, सी ऑप्शन है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम और डी ऑप्शन है अभ्यास का नियम। ठीक है। तो देखिए थॉर्नडाइक महोदय ने 3 जो इनके प्राइमरी लॉज थे इसमें इन्होंने लॉज ऑफ एक्सरसाइज, लॉज ऑफ इफेक्ट, ठीक है, और लॉ ऑफ क्या, रेडीनेस। ठीक है। यानी कि तत्परता, यानी प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, ये 3 जो है ये इनके प्राइमरी लॉज थे। ठीक है। लेकिन साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम जो है ये इनके प्राथमिक नियमों में इनकी गिनती नहीं की जाती है। ठीक है। तो आप याद कर लीजिए ये थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम है 3। ठीक है। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। और चलते हैं इसी के साथ आज के लास्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा अधिगम की एक विशेषता नहीं है?
अधिगम व्यवहार में अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है या फिर अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। कौन? अधिगम। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सही बात है। अधिगम व्यवहार में अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, बिल्कुल सही है। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। अधिगम एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, यानी ये गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, बिल्कुल लर्निंग जो है वो स्थायी परिवर्तन है, ये भी सही है। यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा नहीं है। ठीक है, अधिगम का अवलोकन हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने सीडीपी से लिए हुए थे। ये आने वाले आपके जो भी एग्जाम होंगे जिसमें सीडीपी पूछी जाएगी, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आज का ये सेशन। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके 15 में से कितने नंबर के क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।